सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना के केसेस के साथ साथ मुल्क में हम देख रहे हैं कि दीगर मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। मुआशी मसाइल हों, सियासी मसाइल हो या फिर इखलाकी मसाइल, हुकूमत हो या फिर अपोजिशन हो, एक दूसरे के साथ हम देखते हैं कि दस्तो गिरेबा होने के दर पे है। पार्लियामान का इजलास हो या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमा इल्ज़ामात की सियासत करते ही दिखाई देते हैं। अच्छा नाज़रीन, अपोजिशन ये कहती है कि हर मसले की जड़ सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि हर जो दिवालिया निकल रहा है इसमें सबसे बड़ा किरदार अपोजिशन का ही है। कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं चीनी महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, PIA पर यूरोपीय यूनियन की पाबंदी, स्टील मिल बंद, पावर सेक्टर में नुकसान, लोड शेडिंग में मुसलसल इजाफा। अब सवाल ये कि इसका हल कौन बताएगा? सिर्फ लड़ाई होती चली जाएगी, एक दूसरे पर तनकीद, कोई हल नहीं बताएगा, कोई सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म कहते हैं कि अब छोटी तब्दीली से काम नहीं चलेगा बल्कि अब बड़ी तब्दीलियां करना होंगी। अब सब लोग सोच रहे हैं कि वो बड़ी तब्दीलियां आखिर क्या हो सकती हैं और क्या पहले की गई तब्दीली से अवाम मुतमईन हैं? सवाल ये भी है कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल क्या अपोजिशन का एहतजाज है या हुकूमत का अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराने से मसाइल हम कह सकते हैं कि हल हो जाएंगे? सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन इन 5 सालों में कभी कोई ऐसा दिन आए कि किसी एक कौमी मसले पर हम देखें कि हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गए? सवाल तो ये भी है कि क्या PTI की हुकूमत मुद्दत पूरी कर पाएगी या फिर मिड टर्म इंतखाबात की तरफ मामला जाता दिखाई दे रहा है? इन तमाम सवालात के जवाब में लूंगी मोअज़्ज़ज़ मेहमान। तारुफ करवाती हूँ जी, पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं आजिज़ धामरा साहब, बहुत शुक्रिया धामरा साहब ज्वाइन करने के लिए। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका भी मैम ज्वाइन करने के लिए। और तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद है हलीम आदिल शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया शेख साहब ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ में शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा आपसे करना चाहूँगी। मैम, इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन उनको माइनस करना चाहती है, लेकिन अगर वो माइनस हो भी गए तब भी अपोजिशन की जान नहीं छूटेगी। अभी जमहूरियत में, हम जमहूरियत की जब बात करते हैं मैम, तो ये बताइए कि जमहूरियत में -1 का ये जो फॉर्मूला है ये आया कैसे और ये कब तक चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। आपने कहा ये फॉर्मूला हमने नहीं दिया, ना PMLN ने दिया है, ना पीपल्स पार्टी ने दिया है। ये फॉर्मूला इनके अपने अंदर से निकला है। इनके अंदर जो एक अदम इत्मादी है बिटवीन देयर ओन मेंबर्स। अगर आप असेंबली में हो तो आप देखेंगी कि किस तरह इनके मेंबर्स हुकूमती बेंचेस की तरफ, उनके मेंबर्स किस तरह उठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरह वॉकआउट कर रहे हैं। कोई छुट्टी लेके मुल्क से बाहर जा रहा है, कोई TV पे आके एक दूसरे की टांग खींच रहा है, कोई किसी को किसी के ग्रुप का बता रहा है, किसी को किसी के। कितने एस्पायरिंग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो हमें तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। देखें, हमने ना ये कभी बात की है, हम डे 1 से हम तो चाहते हैं कि किसी तरह ये परफॉर्म कर लें, किसी तरह इनकी जो नाअहली है, किसी तरह नालायकी है, वो किसी तरह इनको अकल आ जाए और ये इस मुल्क को आगे लेकर चल सकें। लेकिन जो ये अब इनका एक और खौफ इनके अंदर आया है कि ये -1 और हम जैसे NRO, मेरी बात सुने, इनके हाथ पल्ले कुछ है, इनके पास कुछ है कि ये किसी को NRO देंगे या कुछ? इनका बस है वो सिर्फ नैब पे है और उसका एक गठजोड़ है। और उसके तहत मेरी बात सुने, हमारा कौन सा लीडर रह गया है जो तारीखें नहीं भुगत रहा? कौन सा लीडर है जो नैब में पेश नहीं हो रहा? जो भी रिलीफ मिल रही है हमें तो इनके बोगस बनाए हुए केसों पर कोर्ट से रिलीफ मिल रही है, जुडिशरी से मिल रही है। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? ये मायने इनको चाहिए कि अपने अंदर झांकें और देखें कि तहादीब भी इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, इनके अपने मेंबर्स नियाजी साहब पे एतमाद नहीं कर रहे, अवाम का एतमाद ख़त्म हो चुका है। तो ऑपोजिशन को तो कुछ कहने की, -1 या +1 करने की ज़रूरत ही नहीं है फिजा। ये तो अपने बोझ तले खुद ही गिरते चले जा रहे हैं।
किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जो खौफ है वो हकीकतन चलिए शाइस्ता साहब, आपकी बातों का बड़ा बोझ होगा जिसका जवाब देना चाह रहे होंगे हलीम आदिल शेख साहब। हलीम साहब, मैं आपकी तरफ बाद में आती हूँ, पहले जरा मैं आजिज धामरा साहब से एक सवाल करना चाहूंगी, फिर आपकी तरफ आऊंगी। आप शाइस्ता साहबा की बातों के जो जवाब देना चाहिए जरा सोच लीजिएगा। जी आजिज धामरा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हुकूमत ने जो जाली लाइसेंस रखने वाले, जी हलीम साहब, आवाज बिल्कुल नहीं आई है मुझे। आपको आवाज नहीं आ रही थी शाइस्ता जी? बिल्कुल शाइस्ता साहबा की आवाज हलीम साहब को नहीं आ रही थी। अच्छा जी, ये सवाल गोल करने की के जवाब नहीं था, ये आपको वाकई आवाज नहीं आ रही? ठीक है जी, जरा ठीक कीजिएगा। ठीक है, अब आपको आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है जी। चलिए आजिज धामरा से मैं आपकी तरफ आती हूँ। हुकूमत ने जाली लाइसेंस रखने वाले पायलट्स को निकालने की भी हमने देखा कि मंजूरी दे दी है। अगर पायलट्स के पास धामरा साहब जाली लाइसेंस मौजूद हैं तो हुकूमत का फैसला मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके बहुत लोगों को गलत दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस हुकूमत का आपने पायलट के हवाले से एक सवाल किया, मगर आपने जो इंट्रो दिया है ना जी, मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम वज़रा का अभी एक मेंटली चेकअप होना चाहिए, क्योंकि अब ये जो तकरीरें कर रहे हैं कौमी असेंबली में, आप मुझे बताएं मेरे भाई शेख साहब यहाँ पर बैठे हैं कि जितने दिन इजलास चले हैं प्राइम मिनिस्टर से लेके तमाम वज़रा ने पीपल्स पार्टी और अपोजिशन को बड़ा भला कहा है। इससे मुझे सिर्फ ये बता दें कि कौम का कितना फायदा हुआ, और वो जो माफिया जो जिसके आप फैसिलिटेटर हैं उनको जो आपने सहूलत देके कौम के जेब के ऊपर जो डाका डाला है, आपने चीनी चोरों को लंदन भेज दिया, आपने पेट्रोलियम के जो धंधा करने वाले लोगों को बिल्ली को दूध की रखवाली पे बिठा के जो उनको फैसिलिटेट किया। पहली मर्तबा हुआ कि ओगरा के बगैर पूछे बगैर 4 दिन पहले 25 से 26 रुपए पेट्रोल बढ़ने से अगर कोई कौम को फायदा हो रहा है इस तरह की तकरीर करने से, तो मैं आपको आपके चैनल की तरफ से पीटीआई और इमरान खान को कहना चाहता हूं कि डेली 10 घंटे आप हमें गालियां दें, आप हमारे ऊपर तनकीद करें ताकि इस कौम का भला हो। अगर इस बात से मेरी कौम का भला होता है तो मुझे अपनी कौम की फिक्र है। देखिए, इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बगैर जदोजहद के चेयरमैन बने। मेरे भाईजान, आप जरा अपनी हिस्ट्री पे जरा नजर दौड़ाएं कि आप उस चेयरमैन को कहते हैं जिनके नाना शहीद हुए हैं, जिनकी माँ शहीद हुई है, जिनके पार्टी के कारकुनान शहीद हुए हैं, जो शोधा के वारिस हैं। आप जो जमहूरियत पसंद हैं, जो पार्टियों पे तनकीद करते हैं कि ये बरजुमान होते हैं क़यादतों के ऊपर, आप बताएं कि 22 साल में 1 घंटे के लिए भी पीटीआई का चेयरमैन कोई और बना है तो वो नाम पेश कर दें। अभी मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ 22 साल के अंदर। ये जदोजहद है आपकी कि जब आपको मुशर्रफ दौर में पुलिस गिरफ्तार करने आए तो 10 फुट की दीवार को छलांग लगाकर आप भाग जाएं और आप कहते हैं कि जदोजहद। तो इसलिए जदोजहद के नाम पर शर्माएं मत। ठीक है, ठीक है धामरा साहब, आपका पॉइंट आ गया, बल्कि पॉइंट आ गया। ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब का इशू नहीं है, मेरे ख्याल से बड़ा सवाल पूछने की जरूरत नहीं, इतनी तनकीद करके धामरा साहब ने, आपके पास क्या जवाब? जहाँ पर ये चीनी खा गए, जहाँ पर पेट्रोल की मद में कौम का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। ठीक है जी, अगर पीटीआई ये समझती है कि उन्होंने कौम, धामरा साहब आज तो फुल फॉर्म में है जी। ठीक, हेलो, वो कहते हैं ना धामरा साहब, आपकी इजाजत से जरा मैं हलीम आदिल शेख साहब को भी मौका दूं। जी जी, मैंने बड़े सुकून से डॉक्टर साहिबा की तो आवाज ही नहीं सुनी, इसलिए सुकून था। आजिज भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनकी आवाज मैंने बड़े सुकून से सुनी। बराए करें मुझे भी जरा पेशेंस का मुजाहरा कीजिए सब लोग। कहते हैं पिदरम सुल्तान बूथ तुराचे तुराचे, मेरा दादा ये था, मेरा नाना ये था, मेरा अब्बा ये था, मेरी अम्मा ये थी। भाई तुम क्या हो? मैं तो कुछ नहीं हूँ। बात ये होती है कि आपने क्या किया। आपको एक वसीयत मिली, जाली या सच्ची, उसको भी एक कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी। उसके बाद आप चेयरमैन बन बैठे, और उसके बाद ये मतलब विरासत ये है। एक तरफ 22 साल की जिद्दोजहद है, 24 साल में पहुंच चुकी है, उसके बाद इस पे आए हैं। तभी जब बात होती है उसके बाद बहुत सारे लोग आए, किसी ने तकरीर करना सिखाई, किसी ने उर्दू बोलना सिखाई, सिंधी तो आज तक नहीं आई, और उसके बाद तैयार करके एक लीडर तैयार किया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि पिदरम सुल्तान बूथ तुराचे तुराचे, तो ऐसा नहीं होता है। बात की मेरी धामरा भाई ने कि जी वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। बात यह है कि सिंध में क्या सब अच्छा हो गया। बात यह कि बिलावल साहब को जब कोरोना के मौके के ऊपर, आबादी है पंजाब की तकरीबन 13 करोड़ और सिंध की है तकरीबन 6 करोड़, और आज पंजाब सिंध में 86,000 के करीब के केसेस हैं और पंजाब में
76,000 के करीब केसेस हैं। बात यह है कि अच्छा हलीम साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, शेख साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है, मेरी बात सुनिएगा, मुझे चीज बहुत बुरी लगती है कि जब हम आप लोगों से कोई बात करते हैं या हम पीटीआई के किसी नुमाइंदे से बात करना चाहते हैं तो विफाक का कंपैरिजन वो सिंध से शुरू कर देते हैं। सिंध में हम किसी से बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में काफी सालों से, तो वो क्या करेंगे कि वो कंपैरिजन शुरू कर देंगे कि हम तो विफाक से बेहतर जा रहे हैं। मतलब आप लोग क्यों बट के रह गए? ये विफाक वो सिंध आमने सामने एक ही मुल्क है पाकिस्तान, विफाक भी उसी पाकिस्तान में, सिंध भी उसी पाकिस्तान में, पंजाब भी, बाकी सूबे भी। पाकिस्तान के बारे में आप लोग कब सोचेंगे? डॉक्टर साहिबा, मेरा ख्याल है कि जितनी आप पाकिस्तानी हो उतना मैं भी पाकिस्तानी, बराए करम। लेकिन आप जब उनको सुनाए तो मुझे भी सुनिए ना, मैं पूरी बात सुनिए। आप बड़ी को पाकिस्तान की चैंपियन नहीं है, हम सब उतने पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान पे हमें कोई लेक्चर ना दे, हमें खासतौर पर मुझे तो कोई ना दे। मैं कहना चाह रहा हूँ, बिलावल साहब बैठे हैं लाहौर में, आज उनके शहर में 2 करोड़ की कोरोना की दवाइयां चोरी हो गई हैं, कब्रिस्तान से मिल रही हैं उनके शहर के अंदर। आज वो कहते हैं पंजाब में जाके लाहौर में कि जी डॉक्टर्स को रिस्क अलाउंस दो। पूरे 1 महीना सिंध के ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध के अस्पतालों के बाहर एहतजाज करता रहा है। इन्होंने डॉक्टर्स निकाल दिए हैं, नर्सेज निकाल दिए हैं। मतलब बताया ना, लाड़काना उनके हल्के में कोरोना की दवाइयां मतलब स्टोर में बिक रही है, कब्रिस्तानों में मिल रही है। और वो कह रहे हैं, असेंबली में तकरीर कर रहे हैं, लाहौर में जा रहे हैं, रिस्क अलाउंस की बात कर रहे हैं और किस करप्शन की बात कर रहे हैं। इस सब्सिडी की अगर बात होती है, 29 बिलियन की सब्सिडी अगर है, 20 अरब की PMLN के दौर पे है, 4.1 बिलियन की पीपल्स पार्टी के दौर में है और कुछ जो बकिया जो है वो इस दौर में है। तो खान ने, हमारे कप्तान ने एक्शन लिया है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। और अगर बात होती है पिछले 12 साल के अंदर सिंध में हुआ क्या है, सिंध के अंदर आप आज भी देखिए, अस्पताल तबाह बर्बाद है, स्कूल तबाह बर्बाद है, रोड तबाह बर्बाद है, रास्ते तो भाई पाकिस्तान है ना जी, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP सब पाकिस्तान है। मैं कहना चाहता हूँ आज इस बुरे हालात में अपने घर को देख नहीं रहे हैं, तकरीर हम वहां जाके कर रहे हैं और एक और शोशा छोड़ दिया कि खुदा न खास्ता के जरदारी साहब को कत्ल करना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि ये अस्पतालों में हमला हो गया, कभी कहते हैं हमारे पैसों में डाका डल गया। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया शेख साहब, आपने खुल के बोल दिया, अपने दिल की भड़ास निकाली। ठीक है, अब मैं शाइस्ता साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। शाइस्ता साहब, सिंध और विफाक जब आमने सामने होते तो नून लीग वहाँ कहाँ खड़ी होती है? मैं तो एक बात कहती हूँ कि हमें भी 2 साल हो गए असेंबली में यही पूछते हुए कि चलें अब छोड़ दें ये बात, ये बताएं कि आपने क्या किया। कोई एक काम ये बता दें कि इन्होंने किया। जब कुछ पूछो, सिंध में ये हुआ, पंजाब में भुट्टो ने ये किया। देखें, पहले ये 2 साल रोते रहे शरीफों को और भुट्टो को और सिंध को, और अब इनको कहें, अब इनको अल्लाह ताला ने अल्लाह माफ़ी ये कोरोना दे दिया है। अब 2 साल, अब अगले आप जितना टाइम है ना, ये सुनेंगे कि हमने तो तारे तोड़ के ज़मीन पे ले आए थे, हमने दूध शहद की नहरें बहा दी थी, लेकिन क्योंकि कोरोना आ गया था तो इसलिए ये हुआ। लेकिन अगर डॉक्टर साहब आपने इकोनॉमिक सिचुएशन, हालात, फिगर्स, फैक्ट्स पहले भी देख लिए थे, कोरोना से पहले क्या हाल था। और मैं अभी ये देख रही थी कि डॉन ने जो ये करप्शन की बातें करते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनअर्थ्स ₹270 बिलियन इरेगुलरिटीज एम्बेजलमेंट इन फेडरल मिनिस्ट्रीज। छोड़ दे सूबों को जहां इनके मिनिस्टर्स और इनकी बैठी हैं फेडरल मिनिस्टर्स, वहां का हाल देख लें। ये 1 साल की एम्बेजलमेंट है। देखें, ये जो बातें बड़ी कड़ी करते थे कि सारी दुनिया से लोग नौकरियां तलाश करने आएंगे, इन्होंने तो हमारे पाकिस्तानी जो बाहर नौकरियों पे थे उनको भी फारिग करा दिया। देखें, इससे ये ना समझें कि मैं इनकरेज कर रही हूँ बोगस वोट्स को, बोगस डिग्रियों को या बोगस जो आई एम जस्ट सेइंग कि हर चीज को हैंडल करने का, हर चीज को एड्रेस करने का एक तरीका, एक कार होता है। इन्होंने जो सारी दुनिया में हमारी जग हसाई की है, कभी भी ये शख्स जब मुंह खोलता है ये कोई ऐसी बात करता है, ईरान जाता है तो कहता है कि आपके मुल्क में हमारी सरहदों से अटैक्स होते हैं, फिर मुंह खोलता है तो ओसामा बिन लादेन को शहीद कह देता है। अमेरिका जाता है तो कहता है हमने अलकायदा की ट्रेनिंग की। मतलब अब उधर आया और कल, मतलब ये इनके स्टेचर का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इज इट उनको जेब देता है कि वो नकलें उतारे अपने ऑपोजिशन के लोगों की? मतलब ये क्या है मुल्क? ये इनसे इनकी कारकर्दगी पूछो तो ये इनका रोना शुरू हो जाता है कि मैं बताना चाहता हूँ, कारकर्दगी भी बताता हूँ। खुदारा इनसे पूछे तुमने क्या किया? जी, अच्छा आजिज धामरा साहब, तुमने क्या किया?
अच्छा एक चीज बता, ठीक है शाइस्ता मलिक साहिबा, ठीक है मैं आपकी तो दोबारा आती हूँ, ठीक है चलिए मैं हलीम साहब से इसका जवाब लूंगी, शेख साहब मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं जरा धामरा साहब की तरफ जाना चाहती हूँ, ठीक है। अच्छा पहले मैं धामरा साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। धामरा साहब मुझे बताइएगा कि बिलावल अक्सर ये कहते हैं कि जी कौम को इमरान खान साहब अब नहीं चाहिए बतौर वजीर आजम, इमरान खान के अलावा कोई भी चलेगा। मुझे समझ नहीं आती कि कौम उनको बताने जाती है, कुछ सर्वे करवाया, कैसे वो बता देते हैं अंदाजन कि कौम को नहीं चाहिए वो, मतलब ये क्या। और मिड टर्म इंतखाबात का डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुतालिबा करना, आपको लगता है कि इस टाइम पे अफोर्ड कर सकते हैं? मतलब इस तरह का जो सियासी इंतशार है, कोरोना अरूज पर है, सरहद पर कशीदगी है, या आप लोग की आपस की लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही? देखें पहली बात तो ये है कि मुझे कोई शिकायत नहीं है अपने भाई हलीम आदिल शेख साहब से कि जिनके प्राइम मिनिस्टर ही ताने और मजाया चीजों पे आ जाएं और 5 क्लास के बच्चों की तरह उसकी मेंटलिटी हो जाए प्राइम मिनिस्टर की, तो उस पे मैं क्या करूंगा। मैं शेख साहब को कोई शिकायत नहीं करता, ये तो पूरी कौम देख रही है कि वो तंज करते हैं और प्राइम मिनिस्टर कौमी असेंबली में खातमुन नबीन नहीं कह सकते, प्राइम मिनिस्टर दहशतगर्द को शहीद करार दे देते हैं। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक बात के बयान को कि जब बारिश आता है तो पानी आता है। भाई आपकी डिक्शनरी में ऐसा होता होगा कि शायद बगैर बारिश के पानी आता होगा, मगर पूरी दुनिया को पता है कि जब बारिश होती है तो पानी होता है। और अभी जो बात की शेख साहब ने कि ये भाषण और ये चुरन, शेख साहब अभी बिकने वाला नहीं है आपका। 22 साल की जदोजहद, 24 साल की जदोजहद, भाई खाक की जदोजहद, वो जस्टिस वजीउद्दीन साहब को आपने पार्टी से निकाल दिया, वो साबिक क्रेडिबल जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के इंट्रा पार्टी में ओहदे पैसों पे बिके। हामिद खान ने कहा कि पार्टी के ओहदे पैसों पे बिके। ये आपकी पार्टी के इंट्रा पार्टी के उस साबिक जस्टिस ने कहा। आपकी पार्टी का बुनियाद चंदे पे पड़ा। 18 बेनामी अकाउंट एस अकबर केस आज भी आपका पीछा कर रहा है, मगर इससे के पीछे फिर रहे हैं। बाकी आपने जो किया, जो कारनामे भी मेरी बहन ने कहा कि इन्होंने किया क्या है, तो मेरी बहन इन्होंने किया ना, आटा चोरी की, गंदम चोरी की। अभी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने क्या कहा है, 270 अरब रुपए का इनकी हुकूमत के अंदर करप्शन चली है। इनको चाहिए माल, इनको चाहिए माल, क्योंकि इनको चाहिए एटीएम मशीन। एक एटीएम मशीन नाराज हो गई, दूसरी एटीएम मशीन ढूंढ रहे हैं। बताने को इनको कुछ भी नहीं है। पीपुल्स पार्टी ने यह किया, भाई हमारा कसूर था, कौन ने आपको लाया है या सिलेक्टर्स ने आपको सिलेक्ट किया है। आपने क्या किया प्राइम मिनिस्टर साहब को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये पूरी कौम जानती है। अगर कोई तबका मायूस हुआ है ना पीटीआई से, वो इनका अपना सपोर्टर और धामरा साहब, ये बात मुझे बड़ा इख्तिलाफ है आपकी इस बात से कि जब आप लोग इलेक्ट होते हैं तो आप इलेक्ट होते हैं, लेकिन जब कोई और इलेक्ट होता है तो वो सिलेक्ट होते हैं। यानी सिंध में जो लोग हैं वो इलेक्टेड हैं, सिंध की गवर्नमेंट इलेक्टेड है और वफाकी गवर्नमेंट सिलेक्टेड है। ये कैसे मारी गई है उसका हवाला दें आप कहें कि ये चीनी चोर लंदन कैसे चला गया। आप ये बोलें कि ओगरा की समरी भेजने के बगैर जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने गैर कानूनी तौर पर जो कीमतें बढ़ाई, आप उस पर भी तो जवाब दें ना। आप हमारे ऊपर तनकीद करते जाएं। मैं अच्छा ठीक है, जवाब लेते हैं, ठीक है जवाब लेते हैं, ठीक है धामरा साहब जवाब लेते हैं। अच्छा आप जवाब लेते हैं ना। हलीम आदिल शेख साहब, क्या जवाब है आपके पास इन बातों का? साथ मेरा भी सवाल एक ऐड में करना चाहूंगी, स्टील मिल के साथ हुकूमत क्या करने का सोच रही है? क्या इसको मुकम्मल बंद किया जाएगा या बेच दिया जाएगा? सबसे पहले नहीं, पहले तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का जवाब ले लें, पहले ले लें मुझसे इसी जिसका जिक्र किया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 98% 18-19 के बजट में करप्शन में कमी हुई है। 98%। 2015-16 में 3,200 अरब की करप्शन हुई। 2015 में 16 में 3,200 अरब की करप्शन हुई। 2016-17 में 5,800 अरब की करप्शन हुई पीएमएलएन के दौर में। 2017-18 में जो आखिरी साल था उनका, उसमें 15,700 अरब की 15,700 अरब की करप्शन हुई 17-18 में। और इस साल 98% कम होकर पूरा बजट हमारा पता है आपको 7,000 अरब का बजट होता है, उसके अंदर 270 अरब की हुई है और इंशाल्लाह उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब 2017-18 15,700 अरब। कौम को मुबारक हो कि पीटीआई ने चोरी की है। सही खामोश। धामरा साहब तो ऐसे कह के लगा रहे हैं, सब बहुत बड़े लतीफे सुनाए जा रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब की तरफ से, बल्कि शाइस्ता साहब आप भी ठीक है जी। शाइस्ता साहब क्यों हंस रही है? धामरा साहब जी
धामरा साहब, आपने इतना जोरदार कहका लगाया, शाइस्ता साहब आपने भी, क्यों, ऐसी क्या बात हुई? मैं इसका जवाब लूंगी इस ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मेरे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं, आजिज धामरा साहब, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा और हलीम आदिल शेख साहब। शेख साहब, मुझे आपको रोकना पड़ा क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना था। जी प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ कहते थे। पूरी डॉक्टर आजिज धामरा साहब कहका हमारा शायद ये भूल गए कि पिछले 20 साल की ऑडिटर जनरल रिपोर्ट दी, 957 बिलियन की करप्शन की रिपोर्ट आई है सिंध हुकूमत में। 957 बिलियन, छोटा सा बजट होता है 1000 अरब रुपए का, उसके अंदर से पिछले 10 साल में 957 बिलियन की, और उसके बाद इन्होंने जाली अकाउंट का जिक्र किया। तो काश जाली अकाउंट जिक्र करने पर सोच लेते। आपके जाली अकाउंट्स में थर के आरओ प्लांट के पैसों से आपके लीडर के नाश्ते का खाने का बिल जाया करता था। ऑडिटर जनरल कह रहा है आप चोर हैं जनाब। नहीं, आप चोर हैं। ऑडिटर जनरल कह रहा है आप चोर हैं। 270 अरब रुपए के आप चोर हैं, और सारे चोर प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठे हैं, बन्नी गाला में बैठे हैं। ऑडिटर जनरल कह रहा है आपने सिंध को एड्स लगा दी। बन्नी गाला में सारे चोर उनकी बात करें, मैं तो नेब में हूँ, मेरे खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। बात सुनो, धामरा साहब बीच में बात नहीं करें, मैं आपकी नहीं करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, आप कीजिएगा, मैं खामोशी से सुनूंगा। जहांगीर तरीन कहाँ चला गया? अच्छा धामरा साहब, बारी बारी अपनी अपनी बारी पे बोलिए। जी शेख साहब, धामरा साहब मैं आपको मौका दूंगी। शाइस्ता साहब देखिए आराम से सुनिए, आप भी सुनिए, अपनी बारी पे बोलिएगा। जी बीच में नहीं करने दूंगा, बीच में नहीं बोलने दूंगा। चले मैं पूछती हूँ। जी प्लांट का पैसा इनके जाली अकाउंट में। शेख साहब जहांगीर तरीन के हवाले से पूछ रहे हैं। इनके जहांगीर तरीन भाई जहाँ गया वापस आ जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कोई भी ईसीएल के अंदर नहीं है। आपने जो जाली अकाउंट्स के अंदर जहांगीर तरीन के कौन जहाज में घूमता था? भाई मिल लो जाके। अरे जनाब 29 बिलियन की करप्शन आपने की है। मैं पूछना चाहता हूं आटा कौन खा गया? कंपनी से सिंध को खा गया। चलो पेट्रोल की कीमत किसने बढ़ाई? नहीं बोलने दूंगा। ये एड किसने लगा दी? दवाइयां किसने चोरी कर ली? प्लाट के पैसे कौन खा गया? सिंध के आवाम के बच्चे कौन खा गया? सिंध के स्कूलों के पैसे कौन खा गया? आपके अपने एमएलए आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको करो, मुझे नहीं दिया। ठीक है जी, मैं शाइस्ता साहब को जरा मौका देना चाहती हूँ। 1 मिनट। शेख साहब, धामरा साहब, शेख साहब, धामरा साहब, प्लीज खामोश, प्लीज प्लीज प्लीज। आप दोनों को नहीं सुन पा रहे होंगे, लोग नाज़रीन नहीं सुन पा रहे होंगे, बारी बारी बात करें प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है शाइस्ता साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जी वैसे कहते हैं कि 2 खवातीन हो तो वो मर्दों को नहीं बोलने देती। शाइस्ता साहब ये तो उलट हो गया कि 2 मर्द हमें नहीं बोलने दे रहे। अच्छा शाइस्ता साहब आपकी तरफ आना चाह रही हूँ, मुझे जरा बताइएगा कि यही जमहूरियत है? मुझे बताएं, आप इतनी पुरानी पार्टी नून लीग जिससे आप ताल्लुक रखती हैं, एक मंजवी पार्टी कहा जाता है, मतलब पीपल्स पार्टी, पीटे बड़ी पार्टी है 3 पाकिस्तान की। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब दोबारा विफाक और सिंध आमने सामने, पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, कैसे हल होने, ऐसे हल होंगे? देखें डॉक्टर साहब, मुझे तो अफसोस होता है कि देखें ये पीटीआई व हुकूमत में बैठे हैं, बट इनका अंदाज देखें, लगता है ये आज भी कंटेनर पे खड़े हुए हैं और आज भी वही जबान, वही अंदाज, वही असेंबली में अंदाज, वही बाहर। मेरी बात सुने, अगर ये मुझे तो ये कहते हुए भी, सच्ची मैं आपको कह रही हूँ, ये कहते हुए भी शर्म आती है कि हम रियासत मदीना की हर वक्त बात करते हैं, रियासत मदीना, रियासत मदीना। तो रियासत मदीना तो में तो सबसे पहले एहतसाब खुद से शुरू होता है, अपने आप से एहतसाब होता है। और ये कैसी रियासत मदीना है कि यहाँ हमारे लेफ्ट राइट आगे पीछे करप्ट तरीन लोग बैठे हुए हैं जो हर तरह से माफिया है, और हम हर तरह से उस माफिया को ओब्लाइज भी कर रहे हैं उसको, क्योंकि इसलिए ओब्लाइज करना पड़े क्योंकि आपने उनको इस्तेमाल किया है, उनसे फायदा उठाया है। आपको तो अंदाजा ही नहीं है कि महंगाई क्या है, महंगाई कितनी होती है, एक जो बजट है वो किस तरह बनता है, क्योंकि ना आपने कभी खुद अपना खर्चा उठाया है, ना कभी आपको पता है कि क्या होता है। देखिए बात ये कर रहे हैं कि ये है, तो मुझे ये रियासतें बताएं कि फॉरेन फंडिंग के पीछे 5 साल हो गए, कौन छुप रहा है? क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग का आके केस का आमना सामना करते? बीआरटी स्टे लिया हुआ है डॉक्टर साहब, स्टे। कभी आपने सुना है करप्शन के खिलाफ स्टे? हम तो करप्शन के खिलाफ इनके लगाए हुए इल्जामात को
भुगत रहे हैं, पेशियां भुगत रहे हैं। ये और बात है कि जब कोर्ट में जाते हैं तो रूल ऑफ लॉ इनको बताता है और इनकी जियां बखेर देता है और इनको फ्रिवलेस कह के बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो इनकी मालन जब्बा की, इनकी बीआरटी की, इनकी 10 मिनट सुनामी, वो जो दरख्त थे, मेरी बात सुने, दवाइयों का, आटे का, चीनी का, पेट्रोल का, यू नेम इट एंड इनके बहरान मौजूद हैं। जो इन्होंने कश्मीर का हाल किया है, मेरी बात सुने, मेरा भाई तो कह रहे हैं ना धामरा साहब कि अगर ये लान तान करके गालियां दे के मैशत संभाल सकते हैं, मैं कहती हूँ अगर आधा घंटा नहीं, इस गर्मी में जो आजकल है, हम सारा दिन बाहर खड़े रहेंगे अगर ये कश्मीर के लिए कुछ कर लें। जिस तरह इन्होंने कश्मीर पॉलिसी का हशर नशर किया है ना, कि एक तकरीर करके हम बड़ी खुशी से तालियां बजा रहे थे कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। मेरी बात सुने, तकरीरों से कभी कुछ हासिल नहीं होता। ये ज़बानी जमा खर्च हर चीज में रहने दें। अब ये हमें बताएं। सॉरी मैं आपको काट रही हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कश्मीर के नाम पे क्या किया बारात लेने के अलावा? बात सुने, हम सब तो गलत थे। कश्मीर का मसला तो सॉरी से किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। अब हम चले गए, अब वो हम माजी हैं, ये हाल हैं, ये तो आने वाले कल को भी बर्बाद कर रहे हैं ना। इन्होंने क्या दे के जाएंगे, ये क्या करके जाएंगे? चले ये क्या? ठीक है चलिए, आपने गर्मी का जिक्र किया, गर्मी से मुझे कराची की लोड शेडिंग याद आ गई। धामरा साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, ठीक है, शाइस्ता साहब आपके तो दोबारा आऊंगी। धामरा साहब, कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग, आपको पता है लोड शेडिंग फ्री इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग हो रही है। अब इसकी जिम्मेदारी भी आप बड़े अपने प्यारे और मखसूस अंदाज में विफाकी हुकूमत पे फेंक देंगे? जी धामरा साहब, धामरा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? धामरा साहब की भीतर लाइट चली गई। जी हलीम आदिल शेख साहब, जी शेख साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये हर मसले का जो जिम्मेदार है, हम देखते हैं। अच्छा जी, धामरा साहब आ गए दोबारा, शायद मैं आपकी तो दोबारा आती हूँ। जी धामरा साहब, मेरे सुन पा रहे हैं? अपने सवाल सुन लिया था। ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, लोड शेडिंग फ्री इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग हो रही है, इसकी जिम्मेदार भी आपकी नजर में क्या विफाकी हुकूमत है? देखें, इनके बस में हो तो ये भी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे डाल दें। धामरा साहब बताइएगा मसला ये है कि इन्होंने सूबे के अवाम से इंतकाम लेने के लिए लोड शेडिंग करवाई है और उन्होंने पूरे सूबे में लोड शेडिंग करवाई है। अब इनके टाक शो नहीं मिलेगा। की कैफियत ये है कि मैं तो मुतालबा करता हूँ कि इनकी एक ज़हनी टेस्ट करानी चाहिए वज़ीर आज़म समेत तमाम वज़रा के। इनके वज़रा आपस में लड़ रहे हैं गुस्सा पीपल्स पार्टी पे, इनके एमएनए इनसे नाराज हैं, गुस्सा बिलावल भुट्टो पे है। इनकी पूरी हुकूमत जो है वो माफिया के उसमें गिरफ्त में है, गुस्सा पीपल्स पार्टी और पीएमएल पे है। अरे बाबा, आप हमारी फिक्र ना करें, आप अपने इत्तेहादियों को मनाएं, अपने बारी बारी बात करें, प्लीज डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए, प्लीज। मैं नहीं कर रहा था। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब सुने, मैंने इनके बीच पे बात नहीं की थी ना। मैं अच्छा धामरा साहब मुझे एक सेकंड दीजिए। के सामने इनकी देनी कैफियत है, प्राइम मिनिस्टर भी इसकी कैफियत में है। ये पूरी पार्टी इस बीमारी में मुब्तला हो गई है। ये इनका कसूर नहीं है। धामरा साहब आप एक मिनट खामोश हो जाइए। इनका कसूर नहीं है बेचारे का। धामरा साहब मुझे एक मिनट दे दीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा प्राइम मिनिस्टर आप दोनों में से एक खामोश हो जाए। खामोशी से तो सुन रहा था। आप दोनों में से एक खामोश हो जाए। आप दोनों में से एक खामोश हो ऊपर रहम करे, अल्लाह इनके ऊपर रहम करे। प्राइम मिनिस्टर समेत पूरी पार्टी इस बीमारी में मुब्तला हो गई है। ये अब ये बात नहीं कर सकते कि हर बात में इनको पीपल्स पार्टी ख्वाब में नजर आती है। कौम के लिए अच्छाई करें, आप कौम को जवाब दें, अपने एमएनए को, अपने एमपीएस को जवाब दें, अपने वज़रा को। शेख साहब बारी प्लीज बात करें, प्लीज बारी बात करें, अपनी बारी पे बात करें। प्राइम मिनिस्टर की उनको नाकाम करें। ऑडिटर साहब मेरा सवाल उनसे ही था, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं आपकी तरफ आ गई थी, जब वो आगे तो मैं दोबारा उनकी तरफ चली छोड़ दें। इस कौम की सांस निकाली हुई है आपने, उसकी फिक्र करें, उनको जवाब दे जरा। आजिज धामरा साहब सिर्फ एक मिनट, सिर्फ आप मुझे एक मिनट दीजिएगा जी। अब देखिए दोनों खामोश हो तो इकट्ठे खामोश हो गए जी। अब बारी जी। आजिज धामरा साहब, मैंने सिंपल आपसे लोड शेडिंग के हवाले से सवाल पूछा था, क्या इसकी जिम्मेदारी भी विफाकी हुकूमत पे जाती है? अब यकीन जानिए आप दोनों इतना लड़े हैं कि मुझे दोनों की कोई बात समझ नहीं आई। चलिए, बल्कि मेरे साहब ने जवाब दे दिया, मेरा प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हैं जी। पूरे सूबे के अंदर लोड शेडिंग है और इनके बस में तो बात हो कि ये लोड शेडिंग जो है ये फेडरल गवर्नमेंट है वाकया, उसका भी इल्जाम सिंध गवर्नमेंट पे लगा दें।
मगर ये पूरे सूबे के अवाम से इंतकाम ले रहे हैं और पीटीआई ले रही है, डेलिबरेटली ले रही है कि जब लोड शेडिंग पहले खत्म थी, अब लोड शेडिंग क्यों हो रही है? अब कहें कि इसमें भी चीफ मिनिस्टर का जो कसूर है, इसमें भी पीपल्स पार्टी का। और अभी जो थोड़ी देर पहले मेरे भाई कह रहे थे कि मैं बोलने नहीं दूंगा, खुदा की कसम प्राइम मिनिस्टर समेत पूरी पीटीआई की ज़हनी कैफियत यही है। इसलिए मैंने कहा कि इनका चेकअप कराएं। अब इनके पास अवाम को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये डंडे और पत्थर लेके हमें मारने के लिए तैयार हैं। अब इनकी कैफियत वो मोहल्ले में घूमने वाले ऐसे आवारा बच्चों की तरह बन चुकी है, जिससे इस कौम को नुकसान होगा। भाई आप जवाब दे दें ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का, आप जवाब दे दें कि जहांगीर तरीन कब आएंगे। आप कहें कि जो करप्शन हो रही है, टैक्स कलेक्शन आपने नहीं की, उसमें फेल्यूर आपका है, वो भी कह दें कि सिंध गवर्नमेंट की नाकामी है। दवाइयां आप भी जरा कराची की लोड शेडिंग का जवाब तो दे देना। मैं मुतमईन नहीं हो रही आपके जवाब से। कराची की लोड शेडिंग करप्शन टेक्निकल क्यों हो रही है? गैरलान की लोड शेडिंग क्यों हो रही है? चोर बनी गाला में बैठे हुए वो कब गिरफ्तार होंगे? कौम को ये बताओ। माजी पे बात मत करो, माजी पे केसेस चल रहे हैं, नेप के अंदर भी चल रहे हैं। साहब आपके सवालों को घुमाना कोई आप लोगों से जाने, ये कौम को जवाब दे। धामरा साहब, कराची में जो गैरलानिया लोड शेडिंग हो रही है वो क्यों हो रही है? बस मुझे एक जुमले में बता दें। पूरे सूबे में हो रही है, कराची समेत पूरे सूबे में हो रही है, और ये पीटीआई इस सूबे से इंतकाम ले रही है वोट न देने की वजह का। आप कह रहे हैं कि लोड शेडिंग की जिम्मेदार पीटीआई है, लोड शेडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कराची की लोड शेडिंग की या सुबह सिंध की लोड शेडिंग की जिम्मेदार आपकी नजर में पीटीआई है? जी जी, हलीम आदिल शेख साहब जी, वो कह रहे हैं जी आप सिंध की लोड शेडिंग की जिम्मेदार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जी शेख साहब। अच्छा डॉक्टर फिजा, मैं इस तरीके से बदतमीजी से शो करने का कायल बिल्कुल नहीं हूँ। धामरा साहब एक पॉलिटिकल वर्कर है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन न जाने कुछ अरसे से नहीं। अब सुन लीजिए ना मेरी, आप भी बात को पता नहीं मेरे बीच में आ रही हैं आप। मतलब अच्छा नहीं लगता किसी के बीच में बात करना। मैंने इनकी पहले 2 दफा पूरी बात सुनी और इस दफा मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने बीच में टोका इनको। इन्होंने बीच में आके बोलना शुरू कर दिया। लगता है कि इनको भी कहा गया कि हलीम आदिल की आवाज बंद करो बंद करो बंद करो। अच्छा नहीं लगता। एक पॉलिटिकल वर्कर्स है, हम आप अपनी बात करें, वो अपनी करें, हम अपनी करें, हम अपनी करें। अच्छा नहीं लगता कि लोग ये अच्छी बात। इन्होंने मैंने जो गैर अखलाकी हरकत की, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, चूंकि मैंने इनको बताया कि आपने गलत किया है। बीच में ना आए, हम एक इखलाकी तौर पे बात करें, वो अपनी बात करें, जायज है, सब अपनी बात करें। हम लोग जब इस तरीके से घटिया तरीके से आज करते हैं तो फिर ये अच्छा नहीं होता। ये लगता है कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग का मरहूम हमारी शहीद रानी बेनजीर होती तो शायद ये सब इस काबिल ना होते, ये सब ना करते। अब पता नहीं इनकी ट्रेनिंग किसके हाथ में चली गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बात कर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 957 बिलियन की करप्शन में हुई है। 957 बिलियन की 90 क्यों सही कह रहा हूँ ना? पता नहीं किसके हाथ में चली गई इनकी क्यादत। ये क्या वो कुछ भी कह लें कि इनका चोर। तो हलीम साहब क्या ये पर्सनल अटैक्स नहीं है? ये तो फिर जी नहीं है। वो कह रहे हैं कि इनका इलाज करवाएं। देखिए धामरा साहब, आप कह रहे हैं कि इनका इलाज होना चाहिए दिमागों का। आप कह रहे हैं शेख साहब के इनकी ट्रेनिंग पता नहीं किसके हाथ में चलेगी। तो ये मैं कहती हूँ जातियात पे हमले नहीं करने चाहिए। जी, इनको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने कहा माफ करें कि मेरी ट्रेनिंग उस लीडर की हो जो खातमुन नबीय्यीन भी ना कह सके। अल्लाह माफ करे, खातमुन नबीय्यीन ना कहने वाले लीडर मेरी तरबियत ना करें, वो इनको मुबारक हो ऐसा लीडर। ये नहीं होता है डॉक्टर फिजा, देखिए फिर ये बीच में बोल रहे हैं। नहीं ब्रेक नहीं है। धामरा साहब उनकी बात कंप्लीट होने दें। ठीक है जी, जी शेख साहब। नहीं ये कोई तरीका नहीं है डॉक्टर फिजा। देखिए अच्छा मुझे ब्रेक पे जाना है। अच्छा शेख साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, फिर मैं शाइस्ता साहब की तरफ आऊंगी। ब्रेक से आने के बाद हलीम साहब मैं सिर्फ आपकी तरफ आऊंगी। जी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। ये प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होता है, थर्ड सेगमेंट। 6 से 7 मिनट वक्त होता है। तमाम मेहमानों की तरफ मैं आऊँगी और एक एक सवाल मेरे ख्याल से मैं पूछ सकूंगी। हलीम साहब आपका जवाब बाकी था, साथ जरा मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा। शेख साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि शुगर मिल्स बनाई इसलिए जाती हैं ताकि काला पैसा सफ़ेद किया जाए। उन्होंने शुगर मिल्स बनाने वालों में नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया, लेकिन जहांगीर तरीन का नाम लेना भूल गए। आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ शुगर मिल अगर बनाते हैं शेख साहब तो हराम है, जहांगीर तरीन बना ले तो हलाल है, हम ये समझें। देखिए डॉक्टर साहबा, अगर जहांगीर तरीन का हलाल होता तो ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट ना आती। अगर जहांगीर तरीन साहब का हलाल होता तो ये फॉरेंसिक ऑडिट ना होता। अगर जहांगीर तरीन साहब का हलाल होता तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए बराबरी की बुनियाद पर नहीं कहा जाता। आज से पहले तो कभी कार्रवाई हुई नहीं। पहली दफा
अगर कुछ 19-20 मामला नजर आया तो वज़ीर आज़म साहब ने रिपोर्ट मंगवाई, रिपोर्ट को पब्लिक किया, कोई लीक नहीं हुई है कि जी कोई निकाल कर ले आया, फॉरेंसिक कराया। देखिए प्लीज धामरा साहब, आपकी इज्जत करता हूँ, बराए वैसे ऑपोजिशन वाले तो ये कहते हैं कि लीक हुई है। सुने मेरी बात, सुने, नहीं वो कहते रहे जो करते रहे, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हम इसको मेरे ख्याल बरकरार रखें तो अच्छी बात है। बात यह कि कार्रवाई हुई और उसके अंदर जहांगीर तरीन भी शामिल हैं, एक्सक्लूड नहीं किया गया। इससे पहले हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। सिंध के अंदर ठट्ठा शुगर मिल जो 72 करोड़ की थी, 12 करोड़ में दे दी, उसके साथ 1 अरब रुपए दे दिया, 1 अरब रुपए फर्द दे दिया। आज वहाँ एक स्क्रू भी नहीं है, 1 अरब सब्सिडी में उसको दे दिया। दादू शुगर मिल बेच के खा गए। खामोश, आप अपने नाम की ब्रेकिंग न्यूज बना दें। धामरा साहब आपको यार हैरान हो, आप तो आपने डाला कि चोर गिरफ्तार करे ना यार, ये नेशनल टीवी है, ये सिर्फ आपकी गलत बयानी सुनेगी क्या? ये इमरान खान के राग सुनने के लिए नहीं है, ये नेशनल टीवी है। धामरा साहब जवाब देना पड़ेगा, बटोरते रहेंगे। धामरा साहब आप उनकी बात तो सुनने देना। धामरा साहब देखें, जब वो बात करते हैं तो आप सुन लिया करें तहम्मुल से। और ये कौन सुनती? सुने मैं बता रही हूं, धामरा साहब एक मिनट, शेख साहब एक मिनट, धामरा साहब एक मिनट मेरी बात सुनेगा। जब वो बात करें धामरा साहब तो उनकी पूरी बात सुन लिया करें। आप उनकी बात में हमेशा बोलते हैं, फिर वो भी गुस्सा करते हैं। सही, आप शेख साहब की बात कंप्लीट होने दें, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी शेख साहब, जी शेख साहब, जी वो खामोश हो गए। जी शेख साहब, क्या हो गया? इखलाकियात नहीं, कोई तरीका है? इखलाकियात इनकी चली गई है। मैं एक बात कर रहा हूँ, उससे जो चाहे गए अपने दौर के ऊपर, मैं खामोश रहूंगा। हमें सुनने की भी होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ सिंध में एड्स किसने लगाई? सिंध के स्कूलों को तबाह किसने किया? और उसके बाद पीआईए की तबाही का जिम्मेदार कौन? स्टील मिल की तबाही का जिम्मेदार कौन? जब स्टील मिल, एक सवाल आया था, स्टील मिल 2008 में 10 अरब के साथ इनको मिली, ये 400 अरब चढ़ाकर चले गए, खा गए, स्टील बेच दिया, सरिया बेच दिया, इन्होंने सब कुछ बेच दिया। हमारी शुगर मिल सिंध की बेच दी, 16 अरब की गंदम इनके चूहे खा गए। घोटकी से गंदम निकलती है, यहाँ खत्म हो जाती है। इस वक्त 80 अरब की सब्सिडी इन्होंने शुगर, अब धुम पे पैर आ रहा है इनकी करप्शन। जब मैं पिन क्या बातें कर रहा है? चले शेख साहब, आपने काफी बोल लिया, अब धामरा साहब की बात सुन लेते हैं। जी शेख साहब, अब जरा धामरा साहब की बात, मैंने शाइस्ता साहब की तरफ भी जाएंगे। अब मैं दोबारा इनको नहीं। अच्छा शाइस्ता साहिबा, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ठीक है शाइस्ता साहिबा, एक मिनट। शेख साहब, धामरा साहब, मुझे शाइस्ता साहिबा को शामिल गुफ्तगू करना है। इनको अच्छा शाइस्ता साहिबा, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। रिपोर्ट पर रिपोर्ट पब्लिक हो रही है हुकूमत की जानिब से, इसका कोई आउटकम आता हुआ आपको नजर आता है? डॉक्टर साहब आपने खुद ही कह दिया। देखें, बहुत अरसा पहले एक दवाइयों की रिपोर्ट भी आई थी, उस पे क्या हुआ? फिर हमने सुना था कि पोलियो जो तकरीबन हम सिंगल डिजिट, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था, वी हैड नियरली वन दैट वॉर पोलियो के खिलाफ, और उसमें उसकी रिपोर्ट भी आनी थी। न्याजी साहब ने उसको भी पब्लिक करना था, लेकिन वो भी अता बाबर की रिपोर्ट, वो पता नहीं वो भी कहाँ गई। फिर ये जो शुगर, देखें ये हमने 2017 में ये एक्ट पास हुआ है कि जो भी रिपोर्ट GIT जो भी होगी, वी हैव टू मेक दैट पब्लिक। वरना चंद साहब ने तो टीवी पे आके ये खुद मेरे साथ बैठे प्रोग्राम में कहा है कि इरादा नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से आई है, लीक हुई है कि क्या हुआ है। तो इनका इरादा नहीं था, फिर ये मजबूरन इनको उस एक्ट के तहत ये पब्लिक करनी पड़ी। अब देखें, मैं आपको बताऊं, सब्सिडी देना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। सारी दुनिया में सब्सिडीज दी जाती हैं क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का वो तरीका होता है। हमने भी दी, बिल्कुल दी, लेकिन हमने शुगर की प्राइस कहाँ रखी? मुल्क में वाफर मकदार में शुगर थी और उसके बाद जो थी वो एक्सपोर्ट की गई। आपको मैं बताऊं कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो इतना शोर है कि जी शरीफों की शुगर है और जरदारी साहब की शुगर मिले, आपको पता है 4.5% उस पूरे परसेंटेज के जो सिनारियो है उसमें शरीफ ब्रदर जो रमज़ान शुगर वगैरह वो 4.5% है और जरदारी साहब की 1.6% है। बाकी 20%, 16% ये जो है ये उनके लेफ्ट राइट जो लोग बैठे हैं उनकी है। और ये देखें ना, रिपोर्ट आई, लेकिन ये सब रिपोर्टें आती हैं तो न्याजी साहब ने किया क्या, मुझे ये बताएं।
बाइज्जत तरीके से अपने एक उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनको रात को रवाना कर दिया। आप लोगों ने तबाह कर दिया मुल्क को, पनामा स्कैंडल आपके साथ है। जी शाइस्ता साहब ठीक है, जी शेख साहब आपका लास्ट कमेंट। जी ठीक है शाइस्ता साहब, कह रहे मैं बताना चाह रहा हूँ। जी मैंने भाइयों की बहुत सुनी है, क्या किया है, गली गली में शोर है, पीटीआई चोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पीटीआई चोर है, गली गली में शोर है, ये शोर है, तीनों ये ऑडिटर जनरल कह रहा है, गली गली में शोर है, बनीवाला में चोर है, ये पूरी कौम कह रही है। उनका भी यही हो रहा है जिस टाइम प्रोग्राम में हो रहा है, देख रहे हैं हम नाज़रीन, किसी की बात किसी को समझ नहीं आ रही। में जाते हैं तो बाकी आपकी पिटाई करती है, इसलिए बनीवाला के चोर हैं उनको। शेख साहब, धामरा साहब, आप दोनों टेलीफोन पे लड़ाई कर लीजिएगा, मेरे प्रोग्राम में जैसे ना करें प्लीज। एक मिनट, आप एक दूसरे को कॉल करके लड़ाई कर लीजिएगा बाद में। कह रही है चोरी कह रही है, गली गली में शोर है, पीटीआई चोर है। ठीक है जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे कल सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। लाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।